हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे आणिक साम्य अवस्था में लवणों का जल अपघटन और विलयन का पीएच मान। अभी तक अम्ल और क्षार के पीएच को मापने के लिए पीएच स्केल देख रहे थे। आज देखेंगे कि जो साल्ट रहता है उनका जल अपघटन कैसे होता है और उसका जो विलयन रहेगा उसके लिए पीएच मान को किस प्रकार से समीकरण द्वारा निकाला जाता है। जो साल्ट रहते हैं अम्ल और क्षार से मिलकर के बनता है। जब अम्ल और क्षार को रिएक्शन कराते हैं तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक बनता है साल्ट और उसके साथ बनता है H2O या फिर वाटर मॉलिक्यूल। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण या फिर साल्ट का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो अगर उसका हम लोग जल अपघटन कराएंगे या फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे साल्ट का, तो अभिक्रिया में अभिकारक के रूप में वाटर को लेंगे और साल्ट को और वाटर को अभिकारक के रूप में लेंगे और उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो उसके बाद जो जल अपघटन होगा तो विद्युत अपघट्य के समान अम्ल और क्षार के जैसे ही साल्ट का विद्युत अपघटन होगा। उसके बाद जो भी आयन बनेंगे उसका रासायनिक साम्य अवस्था के द्वारा पीएच मान की गणना करते हैं। तो यहाँ पे जो साल्ट रहेगा उसको दो श्रेणियों में बांटा गया है, प्रबल और दुर्बल। तो जो अम्ल रहते हैं ये भी दो प्रकार के रहते हैं, एक प्रबल अम्ल और दूसरा रहता है दुर्बल अम्ल। उसी प्रकार जो क्षार रहेगा इसको भी दो भागों में बांटा गया है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब यहाँ पे अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा साल्ट का निर्माण होगा। तो इन्हीं चारों के आधार पे साल्ट बनता है। तो साल्ट का जो प्रकार भी होगा इन चारों के आधार पे उसको भी लिया गया है। तो जो लवण रहेंगे ये अम्ल और क्षार आपस में संयोग करके टोटल 4 प्रकार के साल्ट का निर्माण करेंगे। पहला रहता है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ लवण। तो दुर्बल प्रकार का अम्ल प्रबल प्रकार के क्षार से जब रिएक्शन करेगा उसके बाद जो साल्ट बनेगा या लवण बनेगा वो कहलाएगा दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ लवण। इसके एग्जाम्पल में आता है सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम फास्फेट। ये सब इसके उदाहरण है पहला वाला के। दूसरा देखेंगे, इसी में पहले दुर्बल अम्ल को लिया गया था और प्रबल क्षार को। अब इसमें इसके जस्ट अपोजिट लिया गया है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का जब रिएक्शन कराएंगे तो उसके बाद जो साल्ट बनेगा उसको बोलते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने हुए लवण। तो इसमें है आयरन क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। ये सब इस वाले श्रेणी में आएंगे। तीसरा आता है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। यहाँ पर अम्ल भी दुर्बल रहेगा और क्षार भी दुर्बल रहेगा। इन दोनों का जब रिएक्शन कराएंगे तो जो साल्ट बनेगा वो आएगा तीसरे प्रकार में। तो इसके लिए जिंक एसीटेट, यहाँ पे एल्युमिनियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम फास्फेट और अमोनियम एसीटेट, इन सब को इसमें रखा गया है। अब चौथा प्रकार इसमें है, ये तो हो गया दुर्बल तक। अब इसमें प्रबल अम्ल को और प्रबल क्षार को लेकर के क्रिया कराते हैं तो जो साल्ट बनेगा वो आएगा चौथे प्रकार में। तो यहाँ पर जो अम्ल रहेगा वो भी प्रबल रहेगा और क्षार भी प्रबल रहता है। तो इससे जो भी साल्ट बनेगा उसको बोलेंगे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ साल्ट। इसमें आता है सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको खाने का नमक भी बोलते हैं, जो वाइट कलर का रहता है। इसमें आएगा सोडियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट। ये सब प्रबल प्रकार के अम्ल और क्षार से बने हुए रहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे
जल अपघटन के बारे में बोला गया था पहले। तो जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस देखेंगे तो ये जो 4 प्रकार के साल्ट देखे हैं इन्हीं सब का जल अपघटन कराएंगे। उसके बाद उस विलयन का पीएच मान भी निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला फर्स्ट वाले का दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ जो साल्ट है इसका हाइड्रोलिसिस या फिर जल अपघटन। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से जो बना हुआ साल्ट है इसका जब जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ पे सोडियम या पोटेशियम के हैलाइड को उदाहरण के रूप में लिया है, या फिर नाइट्रेट को भी ले सकते हैं या फिर सल्फेट को। तो इन सब को छोड़कर जो अन्य लवण रहेगा उसको यहाँ पर लिया गया है। तो उदाहरण में सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड, इन सब को यहाँ पे उदाहरण के रूप में बताया है। तो जो लवण रहेगा उसका क्या कराएंगे, जल के आयनों से उसको क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पे Ba को एक लवण माना है, साल्ट माना है, और इसको जब H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं या फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इसमें का जो OH माइनस आयन है B के साथ जुड़ जाएगा और BOH बनेगा। इसमें का जो A है इसमें के H के साथ जुड़ जाएगा और HA बनता है। तो ये हो जाएगा प्रबल क्षार और ये होगा दुर्बल अम्ल। तो जो प्रबल क्षार है यह पूर्ण रूप से आयनित रहेगा क्योंकि प्रबल है, और दुर्बल अम्ल जो है कम मात्रा में आयनित रहेगा क्योंकि यह दुर्बल है। तो यहाँ पे जो साल्ट है जल में विलय होकर क्या हो जाएगा, पूर्णतः आयनित हो जाता है। तो इसी के रूप में अगर उदाहरण देखेंगे इसमें का, तो सबसे पहले लेता है सोडियम एसीटेट को। तो इसका जब 2 भाग में टूटेगा तो एसीटेट आयन बनेगा CH3COO माइनस, और यहाँ से सोडियम का धन आयन बनता है। इसी प्रकार जो सोडियम कार्बोनेट है इसको देखेंगे तो ये जब टूटता है तो 2 सोडियम का धन आयन बनाएगा और कार्बोनेट का ऋण आयन बनता है। अब यहाँ पे जो ये दोनों तो साल्ट थे तो इन आयनों का क्या करेंगे, जल के आयनों से रिएक्शन कराएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, अम्ल और क्षार का निर्माण होगा। अम्ल और क्षार से मिलकर ही साल्ट बने थे। अब इन साल्ट को फिर से 2 भागों में तोड़ेंगे और जल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से अम्ल या क्षार के रूप में बन जाते हैं। तो ये जो सोडियम एसीटेट था 2 भागों में टूटा था, इसी को जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें का H2O का जो हाइड्रोजन है एसीटेट के साथ मिलके क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा, और इसमें का OH सोडियम आयन धन आयन के साथ मिल करके NaOH का निर्माण करता है। अब ये अम्ल बन गया दुर्बल अम्ल, और ये जो बन गया प्रबल प्रकार का क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या किया है, इस अभिक्रिया में आयनिक स्वरूप के रूप में लिखा है। तो आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो Na को तोड़ दिया है यहाँ पे Na प्लस और OH माइनस के रूप में। अब जो नेट अभिक्रिया है उसमें दोनों तरफ सोडियम आयन है। इसमें देखो इधर भी सोडियम आयन है और इधर भी सोडियम आयन है। तो इस सोडियम को और इस सोडियम को हटा दिया है, दोनों तरफ है इसलिए कैंसिल आउट किया है। तो यहाँ पे बचेगा एसीटेट आयन प्लस यहाँ से H2O और यहाँ का एसिटिक अम्ल और यहाँ का OH माइनस आयन। तो अब इसके लिए यहाँ पे इन आयनों के बीच में साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। तो इसी साम्य अवस्था के लिए यहाँ पे क्या करेगा, साम्य नियम को लागू किया है। साम्य नियम लागू करेगा तो ये हो जाएगा KH इक्वल टू
ऊपर वाले का माने कि जो प्रोडक्ट की सांद्रता का गुणनफल ऊपर में आएगा। और यहाँ पे H क्यों लिखा है, H2O अणु को हटाया है इसलिए इसको लिखा है KH, क्योंकि जो OH माइनस यहाँ पे अधिक मात्रा में रहता है जिसके कारण H2O को यहाँ पे हटा दिया है। तो इधर वाले का सांद्रता प्रोडक्ट की सांद्रता का गुणनफल ऊपर में आएगा और जो रिएक्टेंट की सांद्रता का गुणनफल है नीचे में आएगा। इसको बहुत पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। तो जो नेट अभिक्रिया रहेगी उसमें क्या हो जाएगा, OH माइनस आयन का आधिक्य रहेगा, माने OH माइनस आयन ज़्यादा मात्रा में रहेगा जिसके कारण जो विलयन है वह क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा, क्योंकि OH माइनस आयन जहाँ भी पाया जाता है उसमें क्षारीय गुण रहता है। और यहाँ पर जो एसिडिक अम्ल है ये क्या है, दुर्बल प्रकार का अम्ल है जिसके कारण ये बहुत कम मात्रा में आयनित रहता है। तो इससे क्या पता चला कि OH माइनस आयन ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो विलयन क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। और इसका जब pH मान देखेंगे तो क्या होगा, 7 से ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे लिया गया है प्रबल प्रकार का अम्ल और दुर्बल क्षार। पहला हम लोग देखे थे यहाँ से दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का जल अपघटन। अब देखते हैं प्रबल प्रकार का अम्ल और दुर्बल प्रकार का जो क्षार है इससे बने हुए जो साल्ट है उसका जल अपघटन। तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर जो अन्य धातु हैं उनका हैलाइड, नाइट्रेट और सल्फेट इसी प्रकार के साल्ट के उदाहरण में आते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, इसको पहले देख चुके हैं उदाहरण में। अब इस पे देखते हैं कि साल्ट के रूप में जब बी रहता है इसको भी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, BOH बनेगा, इसमें का OH B से रिएक्शन करेगा और इसमें का जो A है इसमें के H से रिएक्शन करेगा और HA बन जाएगा। तो यहाँ पे जो क्षार है वो यहाँ से दुर्बल क्षार है तो यहाँ पे क्या बनेगा, दुर्बल क्षार बनेगा। और प्रबल अम्ल है तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रबल प्रकार का अम्ल बनेगा। अब इसमें जो प्रबल अम्ल यहाँ से बना है ये क्या होगा, पूर्ण मात्रा में आयनित हो जाएगा और जो दुर्बल क्षार है ये कम मात्रा में आयनित होगा, क्योंकि जो प्रबल रहता है वो जल्दी आयनित हो जाता है, पहले देख चुके हैं इसको। तो इस विलयन में प्रबल जो अम्ल है H+ आयन, आयनों का क्या होगा, सांद्रण बढ़ जाएगा, माने कि जो प्रबल अम्ल है ज़्यादा मात्रा में आयनित होंगे तो H+ आयन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी जिसके कारण विलयन में H+ आयन का सांद्रण बढ़ जाएगा और विलयन क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। और उसका जो pH स्केल से जब उसका मान को नापेंगे तो क्या होगा, pH मान 7 से कम मिलेगा, क्योंकि अम्लीय के लिए pH का मान हमेशा 7 से कम आता है। इसमें एक उदाहरण लेकर के बताया है अमोनियम क्लोराइड का। तो जो अमोनियम क्लोराइड है उसका जब जल अपघटन करेंगे, माने कि जल के साथ रिएक्शन करेंगे, तो इसमें का अमोनियम NH4+ आयन के रूप में टूटेगा और Cl- आयन के रूप में टूटेगा और इसमें का H+ आयन के रूप में टूटेगा और OH- आयन के रूप में टूटेगा। तो इसमें का H और इसमें का Cl मिलकर के HCl बनाएंगे और इसमें का अमोनियम और इसमें का OH- आयन मिलकर के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में। यहाँ पे जो विलयन है उसमें HCl बना है तो HCl क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है, जिसके कारण यह NH4Cl से पूर्णतः आयनित रहेगा और आयनिक रूप में इस प्रकार से पाया जाएगा। तो जो अमोनियम क्लोराइड है इसको जब जल से रिएक्शन कराएंगे तो ये आयनिक रूप में इस प्रकार से रहता है, NH4+ के रूप में टूटेगा और इसका Cl- आयन के रूप में। अब इसके साथ जब रिएक्शन करेगा
तो इसका OH माइनस आयन इस प्लस आयन से रिएक्शन करके NH4OH बना लेगा, और इसमें का जो H प्लस है इसमें के Cl माइनस से रिएक्शन नहीं करता है, ये अलग अलग धन आयन और ऋण आयन के रूप में बचे रहेंगे। अब यहाँ पे दोनों तरफ देखो, इसमें भी Cl माइनस है और इसमें भी Cl माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ का Cl और यहाँ का Cl माइनस। अब क्या बचेगा, इधर बचेगा NH4 प्लस और इधर बचेगा H2O, और इसमें है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और यह बचेगा इधर H प्लस आयन। अब इसमें भी क्या करेंगे, साम्य नियम लागू करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, KH इक्वल टू प्रोडक्ट की सांद्रता का गुणनफल बटा रिएक्टेंट की सांद्रता। अब इस विलयन में H प्लस आयन यहाँ पे दिख रहा है, तो H प्लस आयन अधिक मात्रा में होने के कारण विलयन जो है एसिडिक हो जाएगा और pH का मान 7 से कम मिलेगा। अब अगला देखते हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ जो साल्ट रहेगा उसका जल अपघटन। यह तीसरा प्रकार साल्ट का। तो इसमें सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर जो अन्य धातु रहेंगे उनके साल्ट का हैलाइड, नाइट्रेट और सल्फेट को छोड़ करके इसी प्रकार के उदाहरण में आते हैं। उदाहरण देखेंगे तो अमोनियम एसीटेट, एल्यूमिनियम एसीटेट, बेरियम कार्बोनेट, अमोनियम फास्फेट, ये इसके एग्जाम्पल में आएंगे। और इसमें जल अपघटन को देखेंगे तो जो अम्ल और क्षार हैं दोनों यहाँ पे दुर्बल हैं, तो जल अपघटन के बाद जो अम्ल और क्षार बनेगा दोनों क्या हो जाएगा, दुर्बल प्रकृति के रहेंगे। यहाँ पे ये एक साल्ट है, जब वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो B प्लस और इसका OH माइनस मिलके क्या बनाएगा, BOH बनाएगा, और इसका A माइनस और इसका H प्लस मिलके HA बनाएगा। तो ये जो अम्ल है दुर्बल अम्ल बनाता है, क्योंकि यहाँ पे दुर्बल अम्ल से बना हुआ साल्ट लिए हैं। यहाँ पे जो क्षार बनेगा ये भी क्या बनेगा, दुर्बल क्षार बनेगा, क्योंकि दुर्बल क्षार से बने हुए साल्ट को लिए थे। अब ये दोनों क्या हैं, दुर्बल हैं, तो ये भी कम मात्रा में आयनित होगा और ये भी कम मात्रा में आयनित रहेगा। यहाँ पे उदाहरण के लिए अमोनियम एसीटेट को ले लेते हैं, और इसका जब जल अपघटन कराएंगे तो आयनिक रूप में जो अमोनियम एसीटेट है इस प्रकार से रहेगा, अमोनियम धन आयन और एसीटेट ऋण आयन के रूप में। और इसका जब वाटर से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, इसमें का अमोनियम धन आयन और इसमें का OH माइनस आयन मिलके क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें का H प्लस आयन इस माइनस आयन के साथ मिल करके एसिटिक एसिड बनाता है। अब यहाँ से साम्य अवस्था यहाँ पे लगा हुआ है, तो साम्य नियम लगाएंगे, तो प्रोडक्ट की सांद्रता को ऊपर में लिखेंगे और इधर क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट की सांद्रता, और H2O को तो नहीं लिखते हैं तो इसको हटा देते हैं, तो ये दोनों नीचे में आ जाएगा। अब इस विलयन में देखते हैं तो यहाँ पे देखो इस समीकरण में ना तो H प्लस दिख रहा है ना तो OH माइनस आयन दिख रहा है, तो H प्लस नहीं है तो ये विलयन क्या अम्लीय नहीं होगा, OH माइनस आयन भी नहीं है तो यह विलयन क्या होगा, क्षारीय भी नहीं होगा। तो इस विलयन की प्रकृति क्या हो जाएगी, उदासीन प्रकार की प्रकृति इसमें पाई जाती है। लेकिन वास्तव में जो अम्लीयता व क्षारीयता जो है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के वियोजन स्थिरांक पर निर्भर करेगा। यहाँ पे हम लोग ये मान सकते हैं कि यह जो विलयन है वह उदासीन प्रकृति का होगा, लेकिन उदासीन पूर्ण रूप से नहीं होता है, क्योंकि जो विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता है वो किस पे निर्भर करेगा, वियोजन स्थिरांक के मान पर निर्भर करता है। तो जो वियोजन स्थिरांक है उसको अगर अम्ल के लिए देखते हैं तो क्या होता है, pKa, और क्षार का वियोजन स्थिरांक हो जाता है pKb। तो यहाँ पे इन दोनों का तुलना किया है, अगर
पी के ए का मान बड़ा है पी के बी के मान से, तो अम्ल का वियोजन स्थिरांक ज़्यादा है, तो क्या होगा यहाँ पे अम्ल जो है तुलनात्मक रूप से क्षार से दुर्बल है, इसलिए यहाँ पे विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। यहाँ पे P का मान कल देखे थे कि जो P है ऋणात्मक लॉगरिथम के लिए लगाया जाता है। अब ऋणात्मक लॉगरिथम है तो P के A बड़ा है, माने कि ज़्यादा ऋणात्मक है, तो ज़्यादा ऋणात्मक है तो अम्ल क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। माने कि यहाँ पे जब P के A का मान ज़्यादा रहता है P के B से, तो अम्ल वहाँ पे क्षार से दुर्बल होगा और विलयन यहाँ पे क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होता है। जब P के A का मान छोटा रहेगा P के B के मान से, तो यहाँ पे जो क्षार है वह अम्ल से दुर्बल रहेगा, माने प्रबल अम्ल रहेगा इसमें, और विलयन जो है अम्लीय प्रकृति का रहता है। तो इसमें जब के का मान बड़ा रहेगा एसिडिक वाले का, तो उल्टा होता है, दुर्बल अम्ल उसमें रहेगा और जो विलयन है वो क्षारीय होगा। और जब पी के भी बड़ा हो जाएगा तो इसका भी उल्टा होगा। यहाँ पे के भी बड़ा हो रहा है तो क्षारीय होना चाहिए, लेकिन इसके उल्टा रहता है। यहाँ भी क्षार जो है दुर्बल रहेगा और यह विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा। तो यह होगा वियोजन स्थिरांक के आधार पे। अब जो है जल अपघटन स्थिरांक और जल अपघटन की मात्रा और जो साल्ट के विलयन का पीएच के लिए व्यंजक है, इसको अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।